हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानू अग्रवाल। आज हम लोग इस लेक्चर में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसमें कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उन रेगुलेटरी बॉडीज़ के क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू ये फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो ये सभी कुछ हम लोग इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं क्या होता है। वित्तीय प्रणाली से आशय संस्थाओं, विलेखों तथा बाजारों के सेट से है जो अर्थव्यवस्था में बचत के बढ़ने तथा उनके कुशलतम तथा इष्टतम प्रयोग की ओर गतिशीलन में भूमिका अदा करते हैं। फिनेंशियल सिस्टम में कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि फिनेंशियल सिस्टम कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का सेट होता है। इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स इन बॉडीज़ के टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके फिनेंशियल मार्केट में बचतों को बढ़ाया जाता है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है। फिनेंशियल सिस्टम को बेसिकली ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इस ट्री डायग्राम के थ्रू हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंतर्गत इसमें बेसिकली 4 रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए। तो पहला है आरबीआई। देखते हैं इसको आगे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का बैंक कहलाता है। हमारे यहाँ ये सेंट्रल बैंक होता है जो कि अदर बैंक्स को की शीर्ष संस्था होती है। इस आरबीआई के अंतर्गत 4 कंपोनेंट्स आते हैं: कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी। कमर्शियल बैंक्स को फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और आरआरबीज। पब्लिक बैंक्स वे बैंक्स होती है जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, मतलब इन बैंक्स के 50% और इससे अधिक शेयर्स सरकार के हाथों में होता है। इसके एग्जांपल्स कुछ एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक एट्सेट्रा। प्राइवेट बैंक्स वे बैंक्स होती है जिनका स्वामित्व निजी हाथों में होता है। इसकी कुछ एग्जांपल है लाइक यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वे बैंक्स होती हैं जो होती विदेशों की है, परंतु उसका संचालन हमारे देश में किया जाता है। संचालन या फिर उसकी कुछ ब्रांच यहाँ पर स्टैब्लिश होती हैं। तो जैसे कि यस बैंक, एचएसबीसी, सिटी बैंक, एचएसबीसी एट्सेट्रा। आरआरबीज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं। ये बैंक्स ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हीं क्षेत्रों में इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो ये कमर्शियल बैंक्स हुई। कोऑपरेटिव बैंक्स, सेकेंड पार्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। इन बैंक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: अर्बन और रूरल बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। इन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, पर ब्रॉडली इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आईडीएफसी और आईएफसीआई। आईडीएफसी और आईएफसीआई। आईडीएफसी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इंडिपेंडेंस के बाद का पहला एफआई है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। और नाबार्ड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे कि ये इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड नहीं करती, ये किसी इंस्टीट्यूशन को लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस फर्दर अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि नाबार्ड के अंतर्गत कुछ बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। इन सब का संचालन नाबार्ड करती है। इन सब की रेगुलेटरी बॉडी नाबार्ड होती है। तो इनको नाबार्ड लोन प्रोवाइड करती है और बाद में ये बैंक्स अपने कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये डायरेक्टली लोन नहीं देती है अपने कंज्यूमर को, इसलिए ये रीफाइनेंसिंग
इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं। फोर्थ पार्ट है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये नॉर्मल बैंक्स की तरह नहीं होती, इनमें कोई अपने सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकता और इन बैंक्स को इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का अधिकार नहीं होता है। ये बैंक्स इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। सेकेंड है सेबी। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये बेसिकली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई रेगुलेटरी बॉडी है। इसके अंतर्गत अदर कैपिटल मार्केट एंटिटीज आती है और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती हैं और ये ध्यान रखती है कि कैपिटल मार्केट में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ये शेयर मार्केट को संरक्षण प्रदान करती है और ये देखती है कि जो अदर एंटिटीज़ है लाइक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये जो भी हैं इनको ये रेगुलेट करती है ताकि कैपिटल मार्केट सिस्टमैटिक मैनर में चल सके। नेक्स्ट है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। ये कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की हो सकती है। इसके बाद लास्ट में आता है IFRDA, ये होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन फंड्स की सारी गाइडलाइंस को रेगुलेट करती है। तो इस तरह से ये पूरा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्ट्रक्चर। दूसरी जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत आती है। इस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत ये जो है ये कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है तो जैसे कि किस तरह से करती है कि इसमें एक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत एक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होता है। ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे कि हम जब कहते हैं कि चावल का प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी, तो हमने कैसे कह दिया कि चावल का प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी। तो कमोडिटी मार्केट में हर कमोडिटी की प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो इसमें कोई गड़बड़ी ना हो तो इसकी देख रेख के लिए होता है FMC, दैट इज़ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।